जी, बताइए सर, क्या कार्यक्रम आपका? कल भादरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ देश का शौर्य बढ़ाने का काम, और जिस तरह से इस पूरे सैन्य अभियान में देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम जो हमारे सेना ने किया है, उनके सम्मान स्वरूप और उनका मनोबल बढ़ाने के एक तरह से हमारा सबका भारतवासियों का कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है कि सेना का मनोबल बढ़े। और जिस तरह का सैन्य ऑपरेशन के साथ भारत का उन्होंने मान और सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए इस मौके पर हम विशेष करके हमारी सेना को, हमारे सैनिकों को, सबको प्रणाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। तो इस तरह के पराक्रम की जो एक कहानी हमारे देश ने इस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान पर जो फतह करने का काम किया है, उसको लेकर के पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश लेवल पर और एक तरह से जिला लेवल पर भी तिरंगा यात्राओं की संपन्न हुई है। तो अब हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे दल की तरफ से ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन का कार्यक्रम रखा है। तो इसी सिलसिले में कल 9 बजे तिरंगा यात्रा को हम शुरू करेंगे वीडीएस पैलेस से, और पूरे मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क में जाकर के उसका समापन होगा। तो मैं इस मौके पर समस्त इलाकावासियों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल प्रातः 9 बजे वीडीएस पैलेस पहुंच करके इस तिरंगा यात्रा के अभियान को सफल बनाएं, और एक बार फिर से इस पराक्रम के लिए, इस देश के मान और सम्मान के लिए जो काम हमारी सेना ने किया है, उनको एक तरह से हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनका हौसला बढ़ाने का, उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम करेंगे, और उनके इस पराक्रम को और उनके इस शौर्य को हम जो एक तरह से सलूट करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। ये इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे मैं पुनः प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इस कार्यक्रम को एक तरह से राष्ट्र को समर्पित करें। यात्रा कहाँ से कहाँ रहेगी सर? यात्रा कल वीडीएस पैलेस से हम 9:30 बजे का हमने टाइम तय किया है। 9:30 बजे हम वीडीएस पैलेस इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क तक हम इस यात्रा को लेकर के चलेंगे। और वहाँ सबसे पहले इसमें देखिए, सभी नागरिकों से हम प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, और विशेष करके पूर्व सैनिकों को भी, उनकी वीरांगनाओं को, और सैन्य के रिटायर्ड अधिकारी जो भी हमारे हैं, उनका भी मान और सम्मान करके उन एक तरह से हमारा ये रहेगा कार्यक्रम के उनके नेतृत्व में हम इस तिरंगा यात्रा को आगे लेकर के चलें। देखिए, तिरंगा यात्रा का जहाँ तक सवाल है, ये जिला लेवल की यात्रा तो हमारी हो चुकी, हनुमानगढ़ में संपन्न हुई थी पिछले दिनों। अब जो तिरंगा यात्रा का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज ये होने जा रही है। तो कल की जो तिरंगा यात्रा हमारी रहेगी भादरा शहर में, वो भादरा विधानसभा क्षेत्र की। सर, इस तिरंगा यात्रा में भादरा विधानसभा क्षेत्र के ही जिस प्रकार से आपने कहा कि सैन्य के लोग रहेंगे, भूतपूर्व सैनिक रहेंगे, उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम। वो इसलिए बीजेपी का बड़ा नेता या आप लोग भी यहाँ पर? देखिए, वैसे तो इसमें हमारा कार्यक्रम चूंकि हमारे संगठन की तरफ से है, इसलिए हमारे जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे जिले के प्रभारी हैं, जो भी पदाधिकारी हमारे हैं वो, और हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी पार्टी से
जो जुड़े हुए हैं वो लोग सब इसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे ये एक तरह से, क्योंकि राष्ट्र का मान और सम्मान हमारी सेना ने बढ़ाया है, तो ये जो कार्यक्रम है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके, हमारा सभी से निवेदन रहेगा कि ये कोई इसको आप एक तरह से कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं समझे। ठीक है, संगठन की तरफ से एक आयोजन है, लेकिन ये एक तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं कहना चाहूँगा कि सभी नागरिकों से हम प्रार्थना करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर के देश के सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम। अच्छा सर, ये VDS पैलेस से आपकी यात्रा आरंभ होगी, क्या ये पैदल तिरंगा यात्रा रहेगी या कोई व्हीकल बाइक रहेगी? देखिए, इसमें जिस तरह का हमारे जो ड्यूटी लगी है इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने की, जिन जिन साथियों की, उनका एक तरह से कार्यक्रम उन्होंने इस तरह से बनाया है। बाकी जैसे जैसे कोई नई बातें भी जुड़ेगी, वो जैसा वो उचित समझेंगे, जो हमारा एक तरह से जो संचालन कर रहे हैं इसका, वैसे इसमें पैदल चलने का कार्यक्रम रहेगा। तिरंगा लेकर के हम चलेंगे और हमारे एक तरह से इसमें पूर्व सैनिकों को भी, माताओं बहनों को भी, सबको, इसमें बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको आमंत्रित किया गया है। सभी लोग इसमें शामिल होंगे और पैदल यात्रा के रूप में इसको लेकर के हम चलेंगे। चलिए सर, ये तो आपकी तिरंगा यात्रा को लेकर कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे में सर अभी हाल ही में गर्मी बहुत अत्यधिक पड़ रही है, ऐसे में स्थानीय जो जनता है उसको पानी और बिजली की काफी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है, यही हाल शहर का है और यही हाल लाइट का है। ऐसे में आपने कोई मीटिंग ली है अधिकारियों की, किस प्रकार से इसको सर आप सही कर पाएंगे? देखो, क्योंकि भीषण गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में कई बार, लगभग गर्मी के मौसम में आप देखते हो कई बार इस तरह की समस्याएं आ जाती है। बिजली की भी आती है, क्योंकि बिजली की खपत ज़्यादा होती है, और पानी की भी समस्या हम मानते हैं कि पेयजल की भी। लेकिन पिछले दिनों हमने, जहाँ तक पेयजल का सवाल है, चूँकि नहर की बंदी थी, पंजाब और हरियाणा का विवाद था उसकी वजह से, लेकिन फिर भी पानी पीने के लिए हमने पानी की व्यवस्था, हमने केवल पेयजल के लिए नहरें चलाई, और लगभग डिग्गियों में जो भी संबंधित PHD की डिग्गियाँ हैं सब में हमने पानी भरवाने का काम किया। और कोशिश हमारे सरकार की, हमारे विभाग के अधिकारियों की भी है कि पानी की समस्या नहीं आए। और अब मेरा मानना ये है कि आगे भी इस तरह की समस्या नहीं आए, इसका समुचित प्रयास हम करेंगे। और अब तक का जो प्रयास हमने किया है, हमारा प्रथम उद्देश्य यही रहा है, सिंचाई का पानी भले नहीं दे पाए होंगे, लेकिन पीने के पानी की हमने व्यवस्था करने का पूरा प्रयास भी किया है। और बिजली का जहाँ तक सवाल है, सरकार कृत संकल्प है कि बिजली का बेहतर प्रबंधन हो, लेकिन फिर भी चूँकि बीच में 2-3 दफ़ा लगातार आंधी और तूफान का मौसम भी रहा, मौसम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, तो आंधी और तूफान की वजह से भी बिजली की व्यवस्था डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर भी हमारी जो बिजली विभाग की टीम है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, मैं तो एक तरह से उनको भी साधुवाद देता हूं कि एक बड़े तूफान के बावजूद, जब बड़ा तूफान भी आया था, उसके बाद में जितनी जगह जगह से जो है पोल गिर गए, बहुत जगह से बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए, कई जगह ट्रांसफार्मर गिर गए, कई जगह पूरी की पूरी वायरिंग, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान उसकी वजह से भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं उनको साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर जो है उसको सुधार करके बिजली के प्रबंधन को फिर से दुरुस्त करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें गर्मी के मौसम में होती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छा प्रबंधन हम दे पाएँ। सर, जल जीवन मिशन योजना एक बड़ा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि हर घर तक जल पानी पहुंचे, लेकिन अपने इस एरिया में ये प्रोसेस बहुत लंबी हो चुकी है, काम धीमे गति से चल रहा है, कई गाँव में इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। क्या सरकार के स्तर पर या अधिकारी के स्तर पर ऐसी बातचीत हुई कि इस काम को जल्दी से पूरा करें? देखिए, जल जीवन मिशन योजना ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, जिसको वो लेकर के चले। और प्रधानमंत्री जी की एक सोच और एक उद्देश्य
उसमें ये था कि भी देश भर के हर नागरिक के घर तक शुद्ध जल पहुँचे, नल के द्वारा पहुँचे, इस तरह की व्यवस्था करने का काम सरकार ने हाथ में लिया। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है, कहते हुए पीड़ा है कि पिछली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में रही, उस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते और एक तरह से उनकी उदासीनता के चलते जल जीवन मिशन योजना में इस प्रदेश में जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। पहले तो उन्होंने एक तरह से जल जीवन मिशन को प्रारंभ करने में भी अनावश्यक विलंब किया और उसके बाद में इस योजना को जैसे जैसे आगे बढ़ाने का काम हाथ में सरकार ने लिया, आपने देखा होगा कि इस पूरे जल जीवन मिशन योजना में पूरे प्रदेश में बड़ी भारी अनियमितताएं हुई, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। आप आए दिन अखबार, अब आप तो खुद इससे जुड़े हुए हैं, प्रेस से जुड़े हुए हैं, आप देखते हो कि रोज़ाना न्यूज़ आती है इस तरह की, किस किस तरह की जांचें चल रही है। और अब इसमें हमारा बाजरा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। पिछले लाल झंडे वालों की एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी दलगत राजनीति के चलते और बाजरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ एक केवल राजनीतिक द्वेषता की वजह से लोगों के साथ भेदभाव किया गया। अनेक ढाणियों को, अनेक घरों को, अनेक गलियों को पेयजल की पाइपलाइन से वंचित रखा गया और जो काम बाजरा विधानसभा क्षेत्र में जितना हो जाना चाहिए था वो काम ये नहीं कर पाए और इसके साथ साथ बड़ी भारी अनियमितताएं हमारे बाजरा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। अब चूंकि बहुत से लोग वंचित रह गए, हम जगह जगह जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, वार्डों में जाते हैं, तो जगह जगह लोग इस बात के लिए सबसे ज़्यादा अगर शिकायतें और सबसे ज़्यादा अगर ज्ञापन जो मुझे मिलते हैं वो केवल और केवल पाइपलाइनों को और पेयजल की व्यवस्था को लेकर के मिलते हैं। यदि इन्होंने ढंग से काम किया हुआ होता तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में हमने यहाँ से रिवाइज स्कीमें बना करके जो लोग वंचित रह गए, जो ढाणियाँ वंचित रह गई, उनके लिए रिवाइज स्कीमें बना करके हमने सरकार के पास भेजी है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस जल जीवन मिशन योजना की कार्य अवधि को, इनके समय को भी 2028 तक बढ़ाने का काम एक तरह से फैसला उन्होंने लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस अवधि को बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से जो रिवाइज स्कीमें हमने बना करके भेजी है उनकी स्वीकृतियाँ हम लेकर के आएंगे और वंचित लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को लेकर थोड़े दिन पहले एक चर्चा चली थी, बहुत सारे लोगों की लिस्ट वायरल हुई, 3600 लोगों की लगभग, जिसमें भादरा से बाहरी लोग थे। यहाँ पे उन नामों के लोग भी नहीं है। एक ऐसा कोई घोटाला सर देखने को मिला था, तो क्या उसकी जांच की जाएगी, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बात जो संज्ञान में आप मेरे डाल रहे हो, इस तरह की बात आई, मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप इसकी जांच करें, ये किस तरह का मामला है जो संज्ञान में आया है, इस पे जांच करके और इस मामले की तय तक जाए कि ये मामला किस तरह का है। क्योंकि जिस तरह की बात जो सुनने में आ रही है, मामला बड़ा गंभीर है कि किसान सम्मान निधि योजना में इस तरह की अनियमितताएं, उसकी भी निश्चित तौर से जांच। सर, भादरा शहर में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, नालियों की समय पर सफाई ना होना, और शहर में जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है अम्बेडकर चौक से होते हुए मूर्ति चौक आगे भी जाती है, सड़क को भी सर क्षतिग्रस्त कर रखा है कई जगह से। कई सारे नागरिकों की सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी शिकायतें आती है, और नगर पालिका की तो विशेष रूप से सर शहर में बहुत शिकायतें आती है, कचरे को लेकर, नालियों को लेकर, पानी को लेकर। उनके लिए सर जनता को आश्वस्त करेंगे आप, सही होंगे? नगर पालिका का देखिए, ये एक तरह से दुर्भाग्य रहा कि लगातार आप देख रहे हो कि ये कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का बोर्ड यहाँ काम कर रहा है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी नगर पालिका में जो भी कांग्रेस का बोर्ड रहा, जो भी चेयरमैन, उनको या तो उन्होंने इस तरह की समस्याओं को गंभीरता से लिया नहीं, जनता की सुनी नहीं, और एक तरह से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के
चेयरमैन, कांग्रेस का बोर्ड, कांग्रेस के जो भी इसमें रहे, उनकी निष्क्रियता, उनकी उदासीनता, जिसकी वजह से आज सीवरेज की हालत ख़राब। एक तरह से सीवरेज तो मैं मानता हूँ कि ये तो ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे ही मानना चाहिए इसको तो आप। और ये इसी की वजह से जगह जगह से सड़कें तोड़ी गई, जगह जगह से आपके सीवरेज के इनके चैम्बर धस गए, अनेक तरह की समस्याएं ये लगातार ये इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने काम ढंग से नहीं किया। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़कों को बेहतर करने का काम हम लोग कर रहे हैं और पूरे इलाके में ही आपने देखा, सड़कों का आपने जिक्र कर दिया। अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपए सड़कों के लिए उसकी स्वीकृति हमारी सरकार ने जारी की है। मिसिंग लिंक के रूप में भी नई सड़कें बनेगी, लिस्ट आपके सामने मीडिया इस पे आई भी है। और कई जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको रिकारपेट करने का काम हम करेंगे। और जिस तरह से 2013 और 2018 के कार्यकाल के दौरान गांव का गौरव बढ़ाने के लिए गांव में भी अच्छी सीमेंट सड़कें बने, सीसी सड़कें बने, उसके लिए हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे। उसी तर्ज पर अब हमारा अगला उद्देश्य ये है सड़क के उसको आगे उस काम को हम बढ़ाएं। सरकार ने इसी एक टारगेट के साथ अटल सेवा पथ, अटल पथ के नाम से ये नया काम हाथ में लिया है। और जो 5000 से ऊपर की आबादी के जो पंचायत हैं, 5000 से ऊपर की आबादी के जो गांव हैं, उनमें अटल पथ बनाने का काम हम लेंगे। उसकी प्रथम लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 2 करोड़ रुपए की अटल पथ गांधी बड़ी गांव के लिए स्वीकृत भी हो चुकी है। और ठीक इसी तरह से सिलसिलेवार जो है वो 5000 से ऊपर के आबादी के जो गांव हैं उनमें शानदार अटल पथ बनाने का काम भी हम लोग हाथ में लेंगे। ये सड़कों के का जो आपने जिक्र किया, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता। भादरा में सर एक बड़ी ट्रैफिक की भी व्यवस्था देखने को मिलती है और एक तरीके से कहें तो नीड सर एक ट्रैफिक की चौकी की भी भादरा को, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ लगाया है वो पुलिस थाने से लगाया है और थाने में भी इतना स्टाफ नहीं रहता कि ट्रैफिक व्यवस्था संभाल पाए। काफी लोग इससे सर परेशान है, बाजार भी पूरा एक तरीके से प्रभावित रहता है। तो सर इसको ठीक करने को लेकर भी कुछ किया जाएगा? निश्चित तौर से आपने बहुत एक ज्वलंत समस्या की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है और ये बातें कई बार आती है। थोड़ा सा अगर कोऑपरेशन पब्लिक का भी मिले, हमारे शहर से भी अब थोड़ा सा सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब लोग यदि सहयोग करेंगे तो हम इसको सुधार पाएंगे। क्योंकि ट्रैफिक का जैसे जो बसें और जो हैवी व्हीकल्स शहर के बीच से निकलते हैं, प्रशासन ने हमने एक तरह से तय किया कि भाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए इसमें उनको बाईपास से निकालने का, बस स्टैंड तक ले जाने का, इस तरह की बात आई। लेकिन उसमें भी कई बार अनेक तरह के संगठन, हमारे अनेक तरह के जो है ना इलाकावासी ये भी मांग करते हैं कि साहब इससे असुविधा होती है, तो कई बार उस पर बीच में उस पर पुनर्विचार करना पड़ जाता है। तो मेरा कहना ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है और शहर में जो इस तरह का वातावरण है, इसको हम सब मिल करके हम इसके लिए, मेरा मानना है कि हम लोग पूरे इस नगर पालिका, इस शहर क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों की भी बैठक लें, हम व्यापारी वर्ग से भी सहयोग की भी उम्मीद करते हैं। सब लोग अगर यदि सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर से इस व्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। एक बाजार की भी विधायक जी डिमांड थी कि बाजार में भी एक चौकी खोली जाए, काफी दिनों से एक बाजार की डिमांड चल रही थी, उसी से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी काफी आसानी हो जाएगी। ट्रैफिक के लिए हमने ड्यूटियां लगाई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है, ये बात भी कई दफा आती है, मतलब आप लोगों के द्वारा भी ध्यान में लाई गई है और लोग भी ध्यान लाते हैं, तो इसके लिए भी हम निश्चित तौर से इसके लिए प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। सर ये जीवन है, लेकिन भादरा कस्बे में दूषित पानी पी रहे हैं, तो इसके लिए कोई ये जो संपन्न हो गए वो आरओ लगा के पी सकते हैं। देखिए, भादरा के लिए हमने बहुत बड़ी स्कीम, जब आपने जिक्र कर दिया पीएचडी का, तो ठीक है, दूषित और शुद्ध जल की भी बात करेंगे। हमारे जो पानी के जो सोर्स हैं, जो पानी के जल स्रोत हैं हमारे भादरा शहर के लिए, पीएचडी की पानी की आपूर्ति के लिए हम लोग अमर सिंह कैनाल पे हम निर्भर थे। चूँकि अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में 15 दिन पानी चलता है रेगुलेशन के मुताबिक,
और उसके बाद 15 दिन सिद्धमुख नहर में चलता है। तो हमने एक बड़ी स्कीम, जब मैं पिछली सरकार के समय जब मैं जनप्रतिनिधि था, उस समय भी मैंने इसके लिए प्रयास भी किया था, वो समय थोड़ा कम मिल पाया। और अब हमने शहर की जो स्कीम, जो हमने प्रस्ताव उस समय बनाया, उसको पिछली सरकार में भी इसको जो है प्रोसेस तो इन्होंने किया, लेकिन उसकी स्वीकृति या उस काम को जितना किया जाना चाहिए था इसको इस सिरे में चढ़ा पाए। अब हमने पुनः उसकी स्वीकृति जारी करवाई है कि ये आपका सिद्धमुख फीडर से सागड़ा के पास जो इसका बना करके हम पानी लेने का, और उसमें बड़ा वाटर वर्क्स बना करके पानी सीधा भादरा में सिद्धमुख फीडर से आएगा और शुद्ध जल, क्योंकि उसमें ये बहुत बड़ी स्कीम है, तो उसमें बड़े बड़े फिल्टर भी, डिग्गियाँ भी सारे उसमें बनाने का काम हम करेंगे। तो निश्चित तौर से एक तो उसमें ये रहेगा कि हमारी वो स्कीम का उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, उसकी टेंडर भी सारी प्रक्रिया लगभग हो चुकी। तो ये काम जब हो जाएगा तो एक तो पूरे, एक तरह से मेरा मानना पूरे महीने पानी की उपलब्धता इस वाटर वर्क्स को, शहर के वाटर वर्क्स को रहेगी, और फिल्टर वगैरह सब मेंटेन होंगे, तो उसके बाद में निश्चित तौर से शुद्ध जल का काम भी हम कर पाएंगे। अब 48 घंटे पानी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ये स्कीम जब सिरे चढ़ेगी तो 15 दिन अमर सिंह से पानी आता है, 15 दिन फिर सिद्धमुख फीडर से पानी आएगा, तो लगातार पूरे महीने पानी की उपलब्धता जो है इस शहर के वाटर वर्क्स को रहेगी। तो भविष्य में पानी की कमी, ये मेरा मानना है इसमें कि पानी की कोई कमी भादरा शहर को नहीं है, पीने के पानी की समस्या नहीं है। 15 महीना से ज्यादा कोई 15 महीना में क्या जनता ने ऐसा है कि उपलब्धियों का जहाँ तक सवाल है, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, उपलब्धियां गिनाने का काम हमारा नहीं है। ये देखिए, ये जनता का आकलन रहता है, काम दिखता है, काम बोलता है। और अब अगर मैं गिनाने लगूं तो डिपार्टमेंट वाइज जब बात करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट वाइज एक एक काम गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारा काम है केवल काम करना, और काम करने के लिए लगे हुए हैं। उपलब्धियां जो है उनका आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना, और उसमें निश्चित तौर से एक तरह से उसकी कॉपी जांचने का काम तो आपका और जनता का है, वो आपको। सर, नहरी पानी बड़ा मुद्दा रहता है भादरा के लिए बहुत सारी। अब भी सिंचाई पानी की व्यवस्था तो ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो हरियाणा पंजाब का भी विवाद था, बहुत बड़ा विवाद है। तो क्या सरकार के स्तर पर ऐसे प्रयास किए गए कि हरियाणा पंजाब दिल्ली आपस में बैठकर समझौता करें, कम से कम सिद्धमुख नहर का जो पूरा पानी है वो मिलना शुरू हो? और अब तो रीलाइनिंग का काम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमारी नहर भी अब उस पानी को ऑब्जर्व कर पाए। अब जैसा कि जन साहब जिक्र कर रहे थे उपलब्धियों का, अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया। अब हम गिनाने लगे, अब नहर पे भी आ जाओ आप। नहरों के रीलाइनिंग का काम आप देख रहे हो, आप तो सूरतपुरा से हो, आप बिरानी हेड पे पधारे थे। रीलाइनिंग का देखिए, अब हम लोग खुद इस बात को बताएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि मूल्यांकन आप करो, अब आप गिनाने लगे। मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन नहरी तंत्र का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद किसान हूँ और मेरा काम खेतीबाड़ी करने का मेरा काम रहा है, और आज भी मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और किसान हूँ। किसान हित की बात को मैं पूरी अच्छी तरह से समझता हूँ। और नहर का जहाँ तक सिस्टम है, 1998 में जब पहली बार मैं यहाँ से विधायक बना, जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप तो क्योंकि आप तीनों मेरे सामने बैठे हैं, आप तो उस समय 98 में मेरे ख्याल से अभी छोटे थे। जन साहब हमारे व्यूअर्स साथी इनको कह सकते हैं, ये बैठे हैं, इनको याद कि उस समय अमर सिंह सिंचाई सिस्टम के अंतर्गत जितनी माइनरें हुआ करती थी, चाहे वो डीपीएन हो, चाहे वो एनटीआर हो, चाहे एमएसआर हो, चाहे बीडीआर हो, ये सारी की सारी कच्ची हुआ करती थी। और हमेशा कहीं कहीं कोई नहर क्षतिग्रस्त टूट जाती थी, कच्ची नहरों में जगह जगह पानी डैमेज हो जाती थी, पानी टैल तक नहीं पहुंचता था। उस समय RWSRP योजना के तहत उन सारी माइनरों को, सारी सब माइनरों को पक्का करने का काम मेरे उस कार्यकाल के दौरान हमने करवाया। आज भी
RWSRP योजना अंतर्गत आप जाकर के चाहे मुंशी माइनर को देखेंगे, PDR को देखेंगे, आप SDR को देखेंगे, आप DPN कहीं भी जाइए, उच्च क्वालिटी का काम, एक क्वालिटी का काम हुआ, मेरे आज तक भी डैमेज नहीं हुआ। और अब आप देख रहे हो कि हमने जितने भी सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम की इन नहरों के रीलाइनिंग का काम हमने जायका के तहत जो प्रस्तावित था उसको हमने हाथ में लिया है। पिछले दिनों बड़े काम का शुभारंभ आपके पड़ोस से हमने वहाँ से भिरानी से किया। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है और मैं इस सोच के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि नहरी तंत्र को सुधारने का न केवल हमारा पूरा प्रयास रहेगा बल्कि एक भी नहर को हम क्षतिग्रस्त नहीं रहने देंगे। लगभग जो क्षतिग्रस्त नहरें उनके रीलाइनिंग का काम हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपके मूल प्रश्न की तरफ आता हूं। आपने सिंचाई पानी का जिक्र किया क्योंकि ये उससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बताया है। पानी का जहां तक सवाल है, हरियाणा पंजाब का झगड़ा अभी सर्वविदित है और उस हरियाणा और पंजाब के झगड़े की मार हमें भी झेलनी पड़ी। पेयजल के लिए भी हमने संघर्ष करके जगह जगह उस लिए वार्ता करके हम पेयजल की पिछले दिनों पानी लेकर के आए, हम बड़ी उसकी मशक्कत भी करनी पड़ी। अब ये सवाल हर बार उठता है, पानी 0.017 MAF का झगड़ा, हमारा मामला चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा विचाराधीन है, लंबे समय से विचाराधीन है और निश्चित तौर से इसके लिए मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था, मेरा विधानसभा प्रश्न भी लगा था। तो मेरा ये मानना है और ये मैं बात बड़े एक तरह से बड़ा निश्चिंत होकर के कह सकता हूँ कि इसकी पैरवी, हमारे स्टेट की पैरवी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई थी। तो मेरी मांग थी कि इसमें चूँकि हरियाणा वाले बहुत अच्छा वकील उनका इस लड़ाई को अपने अपने हिसाब से वो रखते हैं, तो मेरे उस प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने भी फरमाया, सरकार ने निर्णय लिया कि एक वहाँ जो है मिस्टर बनर्जी को उसमें वकील के तौर पे, हमारा सरकारी वकील के अलावा जो प्राइवेट वकील खड़ा करने का जहाँ तक सवाल है उस पैरवी को करेंगे और हमारे पक्ष को रखेंगे। तो अब उसको उस पैरवी को भी हमने मजबूत करने का जो सिस्टम होता है उस पर हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सिंचाई मंत्री जी का, कि उन्होंने हमारी मांग को मान के वकील के मामले में भी उसकी पैरवी के मामले में कदम आगे बढ़ाए हैं। तो ये 0.017 MAF पानी, ये करीब 300-350 इसकी मात्रा बनती है हमारे हिसाब से। तो वो पानी जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें हमारे इस सिंचाई के तंत्र को सफ़र करना पड़ेगा, परेशानी आएगी। और निश्चित तौर से जिस गति के साथ अब इस काम को हम आगे लेके जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ईश्वर करेगा हम लोग उस केस को भी जीतेंगे और पानी की व्यवस्था सुधर पाएगी। विधायक जी, गोगामेडी मेला अभी 2-3 महीने बाद लगने को है, एक आपके कार्यकाल में लग भी चुका है। पीछे मेले में इतनी कुछ खास व्यवस्था ही नहीं दिखी, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा यात्रियों को। इस बार फिर मेले की मीटिंग अभी होनी है हाल ही में, तो ऐसे में इस बार किस प्रकार की आप व्यवस्थाएं मेले को देंगे, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं और हमारी विधानसभा में भी गोगामेडी आती है, हमारे मेहमान है वो एक तरीके से, तो किस तरीके से आपकी बार मैनेज उसको किया जाए? जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है हम लोग हमेशा विशेष करके हमारे क्षेत्र में गोगा जी का पवित्र धाम है, हम उसको दुरुस्त करने में लगते हैं। पिछले 2013 और 18 के कार्यकाल के दौरान आप देख रहे हो कि जाहरवीर गोगा जी, लोक देवता गोगा जी के प्राचीन मंदिर को उसके एक तरह से उसके नवीनीकरण का, उसको नए रूप में उसको हम मान सकते हैं, उसके नवीनीकरण का काम, भव्य मंदिर, उसके भव्यता बढ़ाने का काम, सुंदर मंदिर बनाने का काम सरकार ने किया। आज आप देख सकते हो कि पूरे उत्तरी भारत से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ श्रद्धा स्वरूप आते हैं, तो कितना भव्य मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। और हमने मंदिर की और इसके साथ साथ मेले की व्यवस्थाएं सुधारने का काम उस समय भी खूब नए नए काम हाथ में लिए। और पीड़ा इस बात की रहती है कि बीच में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, उन्होंने इस मेले की तरफ
किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, व्यवस्था की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से दलगत राजनीति वहाँ की गई और ठेकेदारों को पनपाने का काम किया गया। और बल्कि मेले में और मंदिर में भी वहाँ एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि देवस्थान विभाग को जो आय होती है वो पता नहीं किन कारणों से वो भी काफ़ी नीचे चली गई। हमने इस बार प्रथम मेला हमने संपन्न कराया, हमने प्रयास किया कि उस व्यवस्था को हम सुधारें। और आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो जो चढ़ावे के रूप में या जो भी आय होती है हमारे गोगा जी के पवित्र मंदिर को, उसकी आय में निश्चित तौर से पिछले सालों की तुलना यदि करोगे तो उसमें भी 25 से 30% बढ़ोतरी उसके अंदर भी हुई, क्योंकि वो बेहतर प्रबंधन था। और व्यवस्थाओं का जहाँ तक सवाल है उसके लिए अभी कुछ राशि इस बजट में भी हमारी सरकार ने बैरिकेटिंग के लिए और कुछ शेड वगैरह बनाने के लिए उसमें जारी की है। और अभी हमारी 2 दिन बाद हमारी मीटिंग व्यवस्था को लेकर के मेले की व्यवस्था को लेकर के होने वाली है। आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है हम निश्चित तौर से उस मीटिंग के अंदर उसको डिस्कशन करेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा और पूरी कोशिश करेंगे कि मेले की व्यवस्था को हम पूरी तरह से उसको सुधारने का काम करें और एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करें। सर, गोगामेडी का जिक्र ही चल रहा है। भादरा से रावतसर गोगामेडी जो अपना रोड है उस पर 3 टोल है, उसके बारे में बार बार बात की है कि से टोल लेकर एक टोल अनावश्यक है और साथ ही ये रोड है भादरा से नॉर्थ तक तो ज्यादा जर्जर भी हो चुका है। ऐसे में रीकारपेट के बजाय कंपनी को दोबारा चीजें बनानी चाहिए, क्योंकि 10 साल से टोल वसूली लगातार चल रही है। तो क्या सरकार से जो सरकार की जो शर्तें जो नियम है उसके मुताबिक जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने का जो है उसके मुताबिक ही काम ये लोग करते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो ध्यान आकर्षित किया है, हम लोग सरकार को लिखेंगे, हम बात करेंगे कि हमारी व्यवस्था सुधरे। और टोल नाके का भी जिक्र किया, टोल नाके पर भी आए दिन इस तरह की बातें कई बार लोग आंदोलन भी करते हैं, विज्ञापन भी देते हैं। मैं जिस बात की तरफ आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया 2 टोल होने का या डिस्टेंस का, दूरी का, जिस संदर्भ में आप शायद कहना चाह रहे हो, आप मेरे संज्ञान में लाए हो, मैं इसको एग्जामिन कराऊंगा और मैं सरकार पे बात करूंगा इसके लिए। जैसे गोगामेडी में अभी थोड़ी और सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे परमानेंट शेड की पीछे भी सरकार में घोषणा करके गई थी, आप पुतला रावत जी आए थे, वो अब तक लग नहीं पाए। उसके अलावा मेन सड़क से मंदिर तक भी आप देखेंगे तो कहीं माटी के टीले हैं, कहीं पे सड़क धसी हुई है, सड़क है वो भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो मंदिर तक जाने के लिए भी एक उचित सड़क हो, 3, 4, 5, 7 रास्ते हो, उसके अलावा एक परमानेंट वहाँ शेड भी हो तो काफी सुविधाएं लोगों को मिले। मैं आपको अवगत करवा चुका हूँ कि इस बजट में हमने परमानेंट सरकार की, क्योंकि बैरिकेटिंग के लिए आप देखते हो कि हर बार वो बैरिकेटिंग किराए पे या जैसे भी लानी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। परमानेंट बैरिकेटिंग के लिए जो है इस बजट में स्वीकृति प्रदान की है हमारी सरकार ने। और शेड के लिए भी इसमें 2 ही चीज़ें आई है, शेड और बैरिकेटिंग, तो वो इस बजट में ली गई है। और हमने पूरा इसका खाका बना करके पूरा तकमीना और पूरी इसके जो है आवश्यक कागजात तैयार करके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और देवस्थान मंत्री जी को अवगत करवाया है। और अगले बजट तक निश्चित तौर पर हम इस मंदिर में और भी सुविधाएं बढ़ाने का काम करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, सरकार बार बार कह रही थी कि अब मंत्री जो बनाएंगे मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे, आपका नाम भी उसमें चल रहा था और चलना भी चाहिए। 3 बार से आप विधायक भी और लगातार बीजेपी के लिए भी पिछले 15-20 सालों से लगे। ऐसे में कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद करें? और कृषि मंत्री का पद खाली है, तो क्या भादरा की जनता उम्मीद करे? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्रिमंडल का गठन करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और इस सवाल का जवाब तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवा देता हूँ। इसका तो सही तरीके से जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे पाएंगे, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए, धन्यवाद। ओके।